कई दिनों के बाद वसुधा की साध पूरी हुई। कुंवर साहब उसे साथ लेकर शिकार खेलने पर राजी हुए और शिकार था शेर का। और शेर भी वह जिसने इधर 1 महीने से आसपास के गांव में तहलका मचा दिया था। चारों तरफ अंधकार था, ऐसा सघन कि पृथ्वी उसके बाहर से कराहती हुई जान पड़ती। कुंवर साहब और वसुधा एक ऊंचे मचान पर बंदूक लिए दम साधे बैठे हुए थे। बहुत भयंकर जंतु था। अभी पिछली रात को वह एक सोते हुए आदमी को खेत में मचान पर से खींच कर ले भागा था। उसकी चालाकी पर लोग दांतों तले अंगुली दबाए थे। मचान इतना ऊंचा था कि चीता उछल कर न पहुंच सकता था। हाँ, उसने यह देख लिया कि वह आदमी मचान पर बाहर की तरफ सिर किए सो रहा था। दुष्ट को एक चाल सूझी। वह पास के गांव में गया और वहां से एक लंबा बांस उठा लाया। बांस के एक सिरे को उसने दांतों से कुचला और जब उसकी कूंची सी बन गई तो उसे न जाने अगले पंजों या दांतों से उठाकर सोने वाले आदमी के बालों में फिराने लगा। वह जानता था बाल बांस के रेशों में फंस जाएंगे। एक झटके में वह अभागा आदमी नीचे आ गिरा। इसी मानस भक्षी चीते की घात में दोनों शिकारी बैठे हुए थे। नीचे कुछ दूर पर भैंसा बंधा हुआ था और शेर के आने की राह देखी जा रही थी। कुंवर साहब शांत थे, पर वसुधा की छाती धड़क रही थी। जरा सा भी पत्ता खड़कता तो वह चौंक पड़ती और बंदूक सीधी करने के बदले में चौंक कर कुंवर साहब से चिपक जाती। कुंवर साहब बीच बीच में उसकी हिम्मत बंधाते जाते थे। ज्यों ही भैंसे पर आया, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। तुम्हारी गोली की नौबत ही न आने पावेगी। वसुधा ने सिहर कर कहा, और जो कहीं निशाना चूक गया तो उछलेगा, तो फिर दूसरी गोली चलेगी। तीनों बंदूकें तो भरी तैयार रखी है। तुम्हारा जी घबराता तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहती हूं पहला मेरा निशाना होता। पत्ते खड़खड़ा उठे। वसुधा चौंक कर पति के कंधों से लिपट गई। कुंवर साहब ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा, दिल मजबूत करो प्रिय। वसुधा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, मैं डरती नहीं, जरा चौंक पड़ी थी। सहसा भैंसे के पास दो चिंगारियां सी चमक उठी। कुंवर साहब ने धीरे से वसुधा का हाथ दबाकर शेर के आने की सूचना दी और सतर्क हो गए। जब शेर भैंसे पर आ गया तो उन्होंने निशाना साधा। खाली गया। दूसरा फैर किया। चीता जख्मी तो हुआ पर गिरा नहीं। क्रोध से पागल होकर इतनी जोर से गर्जा कि वसुधा का कलेजा दहल उठा। कुंवर साहब तीसरा फैर करने जा रहे थे कि चीते ने मचान पर जस्त मारी। उसके अगले पंजों के धक्के से मचान ऐसा हिला कि कुंवर साहब हाथ में बंदूक लिए झोंके से नीचे गिर पड़े। कितना भीषण अवसर था। अगर एक पल का भी विलंब होता
तो कुंवर साहब की खैरियत न थी। शेर की जलती हुई आंखें वसुधा के सामने चमक रही थी। उसकी दुर्गंधमय सांस देह में लग रही थी। हाथ पांव फूले हुए थे। आंखें भीतर को सिकुड़ी जा रही थी। पर इस खतरे ने जैसे उसकी नाड़ियों में बिजली भर दी। उसने अपनी बंदूक संभाली। शेर के और उसके बीच में 2 हाथ से ज्यादा अंतर न था। वह उचक कर आना ही चाहता था कि वसुधा ने बंदूक की नली उसकी आंखों में डालकर बंदूक छोड़ी। धाय! शेर के पंजे ढीले पड़े, नीचे गिर पड़ा। अब समस्या भीषण थी। शेर से 3-4 कदम पर ही कुंवर साहब गिरे पड़े थे। शायद चोट ज्यादा आई हो। शेर में अगर अभी दम है तो वह उन पर जरूर वार करेगा। वसुधा के प्राण आंखों में थे और बल कलाइयों में। इस वक्त कोई उसकी देह में भाला भी चुभा देता तो उसे खबर न होती। वह अपने होश में न थी। उसकी मूर्छा ही चेतना का काम कर रही थी। उसने बिजली की बत्ती जलाई। देखा शेर उठने की चेष्टा कर रहा है। दूसरी गोली सिर पर मारी और उसके साथ ही रिवॉल्वर लिए नीचे कूदी। शेर जोर से गुर्राया। वसुधा ने उसके मुंह के सामने रिवॉल्वर खाली कर दिया। कुंवर साहब संभल कर खड़े हो गए। दौड़कर उसे छाती से चिपटा लिया। अरे यह क्या? वसुधा बेहोश थी। भय उसके प्राणों को मुट्ठी में लिए उसकी आत्मरक्षा कर रहा था। भय के शांत होते ही मूर्छा आ गई। 3 घंटों के बाद वसुधा की मूर्छा टूटी। उसकी चेतना अब भी उन्हीं भयप्रद परिस्थितियों में विचर रही थी। उसने धीरे से डरते डरते आंखें खोली। कुंवर साहब ने पूछा, कैसा जी है प्रिय? वसुधा ने उनकी रक्षा के लिए दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए कहा, वहां से हट जाओ, ऐसा न हो झपट पड़े। कुंवर साहब ने हंसकर कहा, शेर कब का ठंडा हो गया, वह बरामदे में पड़ा है। ऐसे ऐसे डील डॉल का और इतना भयंकर सिंह मैंने नहीं देखा। वसुधा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? कुंवर, बिल्कुल नहीं। तुम कूद क्यों पड़ी? पैरों में बड़ी चोट आई होगी। तुम जीती कैसे बची? यह आश्चर्य है। मैं तो इतनी ऊंचाई से कभी न कूद सकता। वसुधा ने चकित होकर कहा, मैं कहाँ कूदी? शेर मचान पर आया, इतना याद है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कुंवर को भी विस्मय हुआ। वाह, तुमने उस पर 2 गोलियां चलाई। जब वह नीचे गिरा तो तुम भी कूद पड़ी और उसके मुंह में रिवॉल्वर की नली ठूंस दी। बस वहीं ठंडा हो गया। बड़ा बेहया जानवर था। अगर तुम चूक जाती तो वह नीचे आते ही मुझ पर जरूर चोट करता। मेरे पास तो छुरी भी न थी। बंदूक हाथ से छूटकर दूसरी तरफ गिर गई थी। अंधेरे में कुछ सुझाई न देता था। तुम्हारे ही प्रभाव से इस पथ में मैं वहां खड़ा हूं। तुमने मुझे प्राण दान दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल यहां से कुछ हुआ। जो घर वसुधा को फाड़े खाता था, उसमें जाकर ऐसा आनंद आया
जैसे किसी बिछुड़े मित्र से मिली हो। हर एक वस्तु उसका स्वागत करती हुई मालूम होती थी। जिन नौकरों और लौंडियों से वह महीनों से सीधे मुंह न बोली थी, उनसे वह आज हंस हंस कर कुशल पूछती और गले मिलती थी, जैसे अपनी पिछली रुखाइयों की कटौती कर रही हो। संध्या का सूर्य आकाश के स्वर्ण सागर में अपनी नौका खेता हुआ चला जा रहा था। वसुधा खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठकर सामने का दृश्य देखने लगी। उस दृश्य में आज जीवन का उस दृश्य में आज जीवन था, विकास था, उन्माद था। केवट का वह सूना झोपड़ा भी आज कितना सुहावना लग रहा था। प्रकृति में मोहिनी भरी हुई थी। मंदिर के सामने मुनिया राजकुमारों को खिला रही थी। वसुधा के मन में आज कुलदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, जो बरसों से पड़ी सो रही थी। उसने पूजा के सामान मंगवाए और पूजा करने चली। आनंद से भरे भंडार से अब वह कुछ दान भी कर सकती थी। जलते हुए हृदय से ज्वाला के सिवा और क्या निकलती। उसी वक्त कुंवर साहब आकर बोले, अच्छा पूजा करने जा रही हो? मैं भी वहीं जा रहा हूं। मैंने एक मनौती मान रखी है। वसुधा ने मुस्कुराती हुई आंखों से पूछा, कैसी मनौती? कुंवर साहब ने हंसकर कहा, यह न बताऊंगा।